हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और शुरू करने वाले हैं एक नया वीडियो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, और ये होगा लास्ट वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य की द्वैत प्रकृति और तरंग सिद्धांत किस तरीके से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। और बाद में पढ़ेंगे हम डी ब्रोगली की परिकल्पना। ये 2-3 टॉपिक हैं आज के, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, और इसके बाद हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव को खत्म कर लेंगे। आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले जल्दी से पहुंचते हैं पीछे फिर से, जैसे हमारी आदत है बार बार पढ़ने की चीज़ों को, क्योंकि ऐसा करने से ना हमारा एक कनेक्शन बना रहता है नई चीज़ों के साथ। जो आज पढ़ेंगे उसको समझने के लिए पिछली चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो क्या पिछली चीज़ें हैं बच्चों, उनकी बात मैं करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति के बारे में जो बात की थी वो देकार्ते साहब ने की। उनका नाम ज़्यादा नहीं हम पढ़ते हैं न्यूटन साहब का, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। 1675 में न्यूटन का कणिका सिद्धांत आ गया था बच्चों, और प्रकाश को कण प्रकृति मानना शुरू कर दिया। इसी के 3 साल बाद 1678 में हाइगेंस साहब ने प्रकाश को बताया तरंग। उन्होंने कहा कि भाई प्रकाश कण नहीं है, तरंग है, तरंग के रूप में चलता है प्रकाश। लेकिन 1800 तक किसी ने इनकी बातों को नहीं माना। मैं बार बार बता चुका हूं, आपको भी आ गई होंगी अगर आप वीडियो देख रहे हैं। लेकिन 1803 में यंग ने एक प्रयोग किया, द्विझिरी प्रयोग, जो हम पढ़ चुके हैं, और वहां से जो चीजें निकल के आई में अजीब गरीब थी। यंग ने देखा कि यार ये जो चीज हो रही है ना, ये कण सिद्धांत से मैं नहीं बता सकता जो मैं देख रहा हूं चीजें। यंग का द्विझिरी प्रयोग आप पढ़िए, उसमें हमने सारी बातें की हुई कि कैसे क्या होता है। और इसी यंग साहब के प्रयोग से, द्विझिरी प्रयोग से, ये क्लियर हो गया कि प्रकाश कण प्रकृति नहीं रखता है, प्रकाश के पास होती है तरंग प्रकृति। मतलब 1803 में कण प्रकृति को हटा के अब तरंग प्रकृति को लोगों ने मानना शुरू कर दिया। 1800 की शुरुआत में, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। 1803 का मतलब 19वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन बच्चों 1887 में हर्ड साहब अपने प्रयोगों में किसको देखते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को। लेकिन अभी ये देख ही पा रहे हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमने पढ़ के खत्म कर दिया, वहां देखना हमने क्या क्या पढ़ा था। 1905 में आते हैं बच्चों आइंस्टाइन या आइंस्टीन। हमने बहुत नाम सुना होगा आइंस्टीन का। सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको। 1905 में सबसे पहले इनका नाम सुनाई दिया इसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। और बच्चों जैसे ही 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की तो लोगों का दिमाग हो गया खराब, क्योंकि इन्होंने बताई ही ऐसी बात कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश वो तरंग नहीं है, वो कण है। दोबारा से, पहले कण, फिर तरंग, और फिर से दोबारा कण। आइंस्टीन ने कहा यार तरंग प्रकृति से नहीं बता सकते आप इसको। आपको ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो रहा, प्रकाश आके गिरता है पृष्ठ से, इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, या प्रकाश तरंग सिद्धांत से नहीं समझा सकते। इसको समझाने के लिए आपको प्रकाश को कण मानना पड़ेगा, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, फोटो क्वांटा, जिसको बाद में हम फोटोन बोलना शुरू कर दिया हमने। तो 1905 में एक नई चीज का जन्म हो गया यार, पहले प्रकाश कण, फिर तरंग, फिर कण मानना शुरू कर दिया। और बच्चों इसी को बेस बना के क्या दिया गया, विकिरण की द्वैत प्रकृति। विकिरण की द्वैत प्रकृति, विकिरण मतलब अभी प्रकाश समझ लीजिए आप इसको। विकिरण की द्वैत प्रकृति, द्वैत का मतलब होता है डबल, प्रकृति नेचर। मतलब प्रकाश के पास ना 2 प्रकार का नेचर है, 2 प्रकार की प्रकृति है। ये प्रकाश अजीब ढंग से बिहेव कर रहा, अजीब ढंग से व्यवहार कर रहा हमारे साथ। कभी ये कण बन जाता है, कभी ये तरंग बन जाता है। कुछ घटनाएं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, हम कण सिद्धांत से भी बता सकते हैं, तरंग सिद्धांत से बता सकते हैं। लेकिन कुछ घटनाओं की व्याख्या केवल तरंग सिद्धांत से की जा सकती है, जैसे व्यतिकरण की, विवर्तन की। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसी घटना की व्याख्या तरंग प्रकृति से नहीं की गई, उसके लिए प्रकाश को कण मानना पड़ा। तो यार लोगों ने, वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये ना प्रकाश ये ना रंग बदलने वाला है, कभी कण बन जाता है, कभी तरंग बन जाता है। इसलिए कहा गया कि प्रकाश की या विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, मतलब अभी मैं बता भले ही रहा हूं अभी, लेकिन हमने सब पढ़ लिया कि प्रकाश के बाद 2 प्रकृति होती हैं, एक कण प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। लेकिन इसमें क्या नई बात है, हम यहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं आगे,
यहां से बच्चों एक अजीब सी चीज आएगी निकल के, पदार्थ की द्वैत प्रकृति। पदार्थ की द्वैत प्रकृति। अब ये किसने दी? ये दी बच्चों दी ब्रोए। क्या बोल रहा हूं मैं? दी ब्रोए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसको दी ब्रोए बोलते हैं, लिखते हैं हम हिंदी में दी ब्रोगली और पढ़ते भी दी ब्रोगली है, लेकिन सही नाम इनका क्या था? दी ब्रोए। दी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट आएंगे, बहुत कम उम्र, 24-25 मान 20-25 साल के बीच की उम्र का ये लड़का, जो अभी सिर्फ क्या कर रहा है अपनी ग्रेजुएशन, या मतलब इसी उम्र में है ये। इसने कहा यार कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है ना, ये सममित है बच्चों। सममित मतलब कि अगर एक चीज यहां से यहां हो रही है तो उसका उल्टा भी होगा। मतलब जैसा घटना अगर ए से बी हुई तो बी से ए भी होगी, ऐसा हमारे प्रकृति, इसकी ब्रह्मांड की प्रकृति है, ब्रह्मांड का नेचर है हमारे। तो इस लड़के ने सोचा, दी ब्रोए नाम के लड़के ने सोचा, यार जब हमारा ब्रह्मांड सममिति दिखाता है, इतनी बड़ी सममिति दिखाने का मतलब मैं समझा पा रहा हूं कि आपको, सममिति मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये जो लाइन है इसके इधर और इसके इधर बिल्कुल दो एक जैसे हैं, हम तो कहेंगे कि इस लाइन के अगल बगल ये क्या है? सममिति। ये सममित है, ये हिस्सा इसका सममित, ये इसके जैसा लग रहा ना देख के। जब आप आईने के सामने खड़े होते तो आप एक अपने आप को ऐसा ही दिखाई देते हैं आप, तो वो क्या है? सममिति है। तो दी ब्रोए ने कहा कि यार जब प्रकाश कण भी है और तरंग भी है, सबसे पहले प्रकाश क्या है? तरंग। अभी जब आइंस्टीन साहब ने कहा उस टाइम प्रकाश को क्या मानने लगे थे? तरंग। तरंग क्या बन गया? कण। तो यार इनके दिमाग में एक अजीब सी बात आई, उन्होंने कहा तो दुनिया का हर एक कण भी क्या होने वाला है? तरंग। इन्होंने ये बात कही, समझ आई क्या? इनका मानना है कि यार जब दुनिया में जो एक तरंग नाम की चीज थी, ये क्या बन सकती है? कण। तो कण तो तरंग बन जाएगा। और इन्होंने एक इतना खतरनाक एक स्टेटमेंट लिख के दिया, इन्होंने कहा कि जितने भी गतिमान कण हैं, जितने भी चलने वाले कण हैं, सबके पास एक तरंग प्रकृति है। मैं हूं, आप हो, कुछ भी चीज आप देख लीजिए जो चल रही है ना, वो तरंग है। ये चौक है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो ये तरंग है बच्चों। अब ये बोर्ड रुका हुआ है, ये तरंग नहीं है। क्या कहा कि प्रत्येक गतिमान कण से, प्रत्येक गतिमान कण से, कण कह दूं या अब इसको पदार्थ बोल दूं, प्रत्येक गतिमान कण से एक तरंग संबद्ध होती है। तरंग संबद्ध, संबद्ध मतलब जुड़ी होती है, संबद्ध होती है। इसी लाइन को बोलते हैं बच्चों दी ब्रोगली की परिकल्पना। परिकल्पना उसको कहते हैं जो हमें बस हमने मान लिया, मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। दी ब्रोगली के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होगा, ये होने वाला है। जब तरंग कण बन सकती है तो कण भी क्या बनेगा? तरंग बनेगा। इन्होंने बात कह दी। और बच्चों मजे की बात यह है कि इसके 5-6 साल बाद ही कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और उन्होंने ये बात सिद्ध की कि भाई कण तरंग बन सकता है। इलेक्ट्रॉन जो कि एक कण है वो क्या बन जाएगा? तरंग बन जाएगा। और इसी के लिए ये इतना फेमस हुआ दी ब्रोगली की परिकल्पना। इसी के बाद ये वर्ड हमारे सामने आया, पदार्थ की द्वैत प्रकृति। कि पदार्थ क्या है? कण, लेकिन वो क्या बन सकता है? तरंग। जब ये कण क्या करने लगेगा? चलने लगेगा। मतलब प्रकाश के पास तो दो प्रकृति हैं, एक कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, लेकिन दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनके पास भी दो प्रकृति हैं, तरंग और कण। लेकिन पदार्थ को उसके लिए चलना पड़ेगा। जैसे मैं भी खड़ा हुआ हूं तो मैं पदार्थ हूं, लेकिन मैं तरंग नहीं हूं अभी। लेकिन मैं अगर चलना शुरू कर दूंगा, प्रत्येक गतिमान कण चलना जरूरी है। इसी को बोलते हैं बच्चों दी ब्रोगली की परिकल्पना। हेडिंग लगा लेना, दी ब्रोगली की परिकल्पना, और उसमें लाइन लिखना बढ़िया तरीके से। प्रत्येक गतिमान कण से एक तरंग संबद्ध होती है। और बच्चों दी ब्रोगली ने इन तरंगों को नाम दिया
द्रव्य तरंगे, द्रव्य तरंगे। इन्होंने कहा यार तरंग तो आपने अभी तक अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ी, लेकिन इन्होंने कहा कि ये अलग प्रकार की तरंगे हैं, ये कण से बनी है, पदार्थ से बनी है, द्रव्य से बनी, इसलिए इनको क्या कहा, द्रव्य तरंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि द्रव्य तरंगे क्या होती है, तो आप बता देना कि दुनिया में जितना भी द्रव्य है, द्रव्य मतलब पदार्थ, अगर वो चलने लगे तो वो क्या बनता है, तरंग बन जाता है। आपके दिमाग में आएगा कि यार ये कैसी अजीब सी बात है कि जब मैं चलता हूं आपको तरंगों को ऐसे देखने की आदत होगी, है ना, तो आप सोचोगे कहीं हम ऐसे चलते हैं। हाँ, लेकिन ये इतना छोटा है, ये इतनी छोटी तरंग है कि इसको कोई महसूस ही नहीं कर सकता। मतलब मैं जो तरंग बना रहा हूं चलते हुए, तो उस तरंग की तरंग दैर्ध्य इतनी कम है कि उसको कोई महसूस ही नहीं कर सकता। हम भारी कण है ना, बहुत जो हल्के कण होंगे जिनका द्रव्यमान बहुत कम होगा, वे बढ़िया तरंग बनेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा द्रव्य तरंगे क्या है और डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है, और उसी के बेस पे पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है। और बच्चों यही तो हमारे चैप्टर का नाम था, विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, कि भाई विकिरण मतलब प्रकाश के पास दो प्रकृति हैं, उसी प्रकार से पदार्थ के पास भी दो प्रकृति हैं। ये बात किसने निकाल ली खोद के, दी ब्रोगली ने। इसके बाद डेविसन जर्मर ने, दो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कण, वो क्या दिखाता है, प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन कौन दिखाती है, तरंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तरंग प्रकृति दिखा रहा है, जबकि है वो क्या, कण। जब कोई कण चलने लगेगा तो क्या बन जाएगी, तरंग। हम आप भी सब तरंग है जब चलते हैं, लेकिन हम तरंगों की, मतलब जब हम चलते हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य ये ऐसी इतनी बड़ी नहीं है, ये इतनी छोटी है कि महसूस करना बहुत मुश्किल है। अभी बताऊंगा इस कैसे तरंग दैर्ध्य निकाल लेंगे। बच्चों जब दी ब्रोगली काम कर रहे थे, या दी ब्रोए, तो उन्होंने उनसे पूछा गया होगा कि बताओ जब ये तरंग है, जब कोई कण चलता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य भी तो होगी, लैम्डा भी तो होगा उसका, तो बताओ उसका कितना। उन्होंने कहा कि भाई ये जो द्रव्य तरंगे हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र है h/p। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या है, लैम्डा बराबर h/p, जहां h क्या है, प्लांक का नियतांक। बच्चों इसकी वैल्यू याद है क्या आपको, प्लांक के नियतांक की। ये मैं आपको बता दूं, इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती h की, लेकिन हम अपने न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इसको ये यूज कर लेते हैं, 6.67 इंटू 10⁻34। और ये जो p है ये है संवेग। पहले तो उसको लिख लो कि द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लैम्डा बराबर h/p होता है, जहां h क्या है, प्लांक का नियतांक, और p क्या है, संवेग। अब मैं इस समीकरण के बारे में एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूं, आप सोचेंगे यार हाँ बड़ी अजब की समीकरण है, बढ़िया समीकरण है यार ये तो। अच्छा लैम्डा किसका होता है बच्चों, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, मतलब ये किसका होता है, तरंगों का। और p क्या होता है, संवेग। ये बच्चों जो p संवेग है ये होती है कणों की विशेषता, या कणों का गुणधर्म है, ये कणों की विशेषता, मतलब ये कण प्रकृति बताता है। मतलब एक ही समीकरण में तरंग की प्रकृति बताने वाला भी है तरंग दैर्ध्य, और कणों की प्रकृति बताने वाला भी है संवेग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार ऐसे समीकरण बता दो कोई जिसमें कण प्रकृति भी हो और तरंग प्रकृति भी हो, खींच के ये दे देना कि लैम्डा इक्वल्स टू h/p, जहां h क्या है, प्लांक का नियतांक, और p क्या है, संवेग। संवेग बताता है कण प्रकृति और लैम्डा बताता है तरंग प्रकृति। अब इसी फॉर्मूले को आगे खींच के हम लेके चलेंगे, लैम्डा बराबर h/p। चलो भाई p बराबर क्या होता है, संवेग। संवेग का सूत्र होता है बच्चों mv। m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग। जैसे मैं हूं और मेरा द्रव्यमान है तो मैं चलने लगूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, संवेग। मेरा द्रव्यमान गुणा मेरा वेग। किसी वस्तु का संवेग क्या होता है, उसका द्रव्यमान और उसका वेग। तो अगर मैं लैम्डा की जगह p की जगह क्या डाल दूं, mv,
तो ये फॉर्मूला बन निकल के आएगा लैम्डा बराबर h/mv। यही है, कुछ अलग नहीं, पी का फॉर्मूला ही तो रखा। लेकिन सब आप जानते होंगे कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 mv², k बराबर 1/2 mv²। अगर मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं, m के m इंटू m, m² v², यहाँ भी m से मल्टीप्लाई की और यहाँ भी, इस दो को खींच के इधर ले गया तो यार 2mk। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ mv का होल स्क्वायर, और mv क्या होता है p, तो ये बना p², तो यार 2mk। अगर यहाँ से p निकाला जाए तो बच्चों कितना आएगा 2mk आएगा ना, ये स्क्वायर इधर जाके कितना हो जाएगा √2mk। तो लैम्डा का एक फॉर्मूला निकल के आएगा h/p की जगह √2mk। ये फॉर्मूला तब लगाना बच्चों जब आपको गतिज ऊर्जा दे रखी हो, और ये तब लगाना जब संवेग हो, और ये तब लगाना जब वेग और द्रव्यमान हो। तो हम यहाँ गतिज ऊर्जा के बारे में बात कर चुके हैं। एक नया फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हो गए लैम्डा के हमारे, h/p और h/√2mk और h/mv। एक और की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कण है आवेशित कण, उस पे आवेश है q, और बच्चों हमने क्या किया, इस पे एक विभवांतर लगा दिया। विभवांतर मतलब एक तरफ प्लस प्लेट खड़ी कर दी इसके और एक तरफ माइनस, तो क्या बन गया ये विभवांतर। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोल रहा हूं, इस आवेशित कण को एक गतिज ऊर्जा मिलेगी जिसका मान होगा qv, जहां q क्या है आवेश, v क्या है विभवांतर। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आवेशित कण है q और उस पर विभवांतर v लगा दिया जाए तो क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। अरे यार प्लस माइनस से यहाँ क्या बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा। इसका मतलब है विभवांतर लगाने से किसी भी आवेशित कण के पास एक ऊर्जा जाती है जिसको कहते हैं k बराबर qv। और अगर मैं k की जगह qv रख दूं तो लैम्डा बराबर बनेगा h/√2mqv। अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ तब लगेगा जब कण आवेशित हो। ये कहीं भी लग जाएगा चाहे कण आवेशित है या नहीं है ये, लेकिन तब लगेगा जब कण क्या है आवेशित। और अगर ये आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हुआ तो q की जगह क्या डाल देंगे e, तो ये बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h/√2mev। तो ये था बच्चों हमारा पदार्थ की द्वैत प्रकृति तथा डी ब्रोगली की परिकल्पना। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, कोई भारी चीज नहीं है। डी ब्रोगली साहब कहते हैं कि यार जब कोई तरंग कण बन सकती है तो कण भी तरंग बन जाएगा। बिल्कुल सही, उन्होंने लिख दिया एक कागज पे कि भाई प्रत्येक चलता हुआ कण एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। बाद में कुछ लोगों ने उसको प्रूव कर दिया, इसी को बोला डी ब्रोगली की परिकल्पना। पहले परिकल्पना थी, बाद में वो सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो तरंग सिद्धांत था ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया, उसकी व्याख्या क्यों नहीं कर पाया। ऐसा क्या हुआ कि हमें प्रकाश को कण मानना पड़ा, किसके लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अब उसी बात की बात करने वाले हैं हम। हेडिंग लगा लेंगे सब, तरंग सिद्धांत की विफलता। तरंग सिद्धांत की विफलता। बच्चों अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव तुम्हें आता है, तुम कहोगे हाँ। जब प्रकाश धातु के पृष्ठ पे गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। उन्होंने पूछ लिया बताओ कण प्रकृति से बताओगे, बता सकते हैं इसको, या तरंग प्रकृति से। अब आगे घूम गया। तो आपको ना क्लियर रखना माइंड में कि तरंग सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को कण मानना पड़ेगा, फोटोन मानने पड़ेंगे। लेकिन बात आज की हमारी ये है कि यार ये क्यों नहीं कर पाया, ऐसा क्या है। बच्चों 1887 में इसको देखा गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव को, और 1905 में इसकी आइंस्टीन ने व्याख्या की अच्छे वाली, जिसके लिए उनको 1921 में, शायद मैंने किसी वीडियो में ये 1923 बोल दिया था बच्चों, शायद ये कितना है 1921। 1921 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। और यहीं से क्या निकल के आया, कण प्रकृति, कि यार
प्रकाश को क्या मानना पड़ेगा फिर से, कण। लेकिन इससे थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत मतलब 1835 के आसपास एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। आपने वैद्युत चुम्बकें पढ़ी होंगी, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे अपने सिलेबस में, वहां मैक्सवेल का नाम आपने सुना होगा। 1835 के आसपास मैक्सवेल साहब ने वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज कर ली, या ये कह लीजिए वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताया कि यार वैद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कुछ होती हैं। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे बच्चों एक ऐसी तरंगे हैं जिनको ना चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। माध्यम है तो बढ़िया, नहीं है तो बहुत बढ़िया, हम तो चलेंगे। ये है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो मतलब मैक्सवेल साहब 1835 में ये बता चुके हैं कि ये जो प्रकाश है ना, ये क्या है, तरंग तो है, लेकिन कौन सी तरंगे हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। कौन सी, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्या होती है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे बच्चों? आपको ना तरंगे देखने की आदत ऐसे है, ये क्या करती है, ऐसे चलती है कि हम ये तरंग है। तरंगे अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य आपने पढ़ी होंगी। तो मतलब ये होता है क्या, कंपन, वाइब्रेशन। ये क्या है, वाइब्रेशन। ऐसे ये क्या है, तरंग चल रही है। तरंग क्या होता है, विक्षोभ, डिस्टरबेंस। पानी आराम से पड़ा था, पत्थर मार दिया, डिस्टर्ब कर दिया उसको, तो उसमें क्या उत्पन्न होगी, तरंग। तो तरंग क्या है, विक्षोभ है। तो बच्चों वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र कंपन करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कंपन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या है, जैसे आपने रस्सी ली, रस्सी को ऐसे झटका मारा, रस्सी ऐसे हो जाती है ना, तो यहाँ रस्सी के कण क्या कर रहे हैं, कंपन, कभी ऊपर जा रहे कभी नहीं नीचे। आपने रस्सी को कहीं बांध के ऐसे झटका देना तो आपको ऐसे दिखाई देगा कोई एक कण, वहाँ रस्सी पे एक निशान बना लेना, वो कण आपको ऐसे दिखाई देगा, वो निशान, और आपको तरंग ऐसे चलती दिखाई देगी। तो जब तरंग चलती है तो कुछ ना कुछ चीज क्या करती है, कंपन। जैसे रस्सी में रस्सी के कण कंपन कर रहे, पानी में पत्थर मारा, पानी के कणों ने कंपन करना शुरू कर दिया। तो यार वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है ही नहीं, तो इनमें कौन कंपन करेगा। तो आपके मैक्सवेल साहब ने ये बताया कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र कंपन करते हैं। ये अलग से चैप्टर है आपके सिलेबस में, वहां इसको डिटेल में पढ़ा होगा आपने, टाइम लगेगा तो हम इसको पढ़ेंगे आराम बिल्कुल। तो हमने कहा यार वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज हो चुकी थी 1835 में, और हमें ये पता चला यहाँ ये जो तरंग का उठा हुआ हिस्सा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं आयाम, या ये जो नीचे गया इसको बोलते हैं आयाम। मतलब तरंग ये जो सबसे ऊपर जा रही है ऐसे चलती हुई ऐसे, इसको बोलते हैं आयाम। और बच्चों ये आयाम जितना ज्यादा होता है तरंगों की ऊर्जा उतनी ज्यादा होती है, तरंगों की ऊर्जा ज्यादा होती है। आयाम अगर ज्यादा तो तरंगों की ऊर्जा ज्यादा। और बच्चों वहां ना ये बात पता चली हमें कि प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, तीव्रता मतलब चमक, उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, और ऊर्जा ज्यादा होगी तो आयाम ज्यादा होगा। अगर प्रकाश की ऊर्जा ज्यादा, तीव्रता ज्यादा है तो तीव्रता ज्यादा होने से क्या ज्यादा होगा, आयाम। अगर आपने द्विझिरी प्रयोग ढंग से पढ़ा है तो मैंने मानना तीव्रता का फॉर्मूला बताया था, ka², I बराबर ka²। हमने कहा था कि जितना ज्यादा a मतलब आयाम होगा, I तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। तो यहां से हमें ये पता चल रहा कि अगर तरंगों का आयाम, ये जो हिस्सा है ये ज्यादा होगा तो प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी। और बच्चों प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि भाई ऊर्जा ज्यादा है। समझो इस बात को कि भाई आयाम जितना ज्यादा होता है ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। अगर कोई तरंग ऐसे चल रही है ऐसे, तो हम कहेंगे इसके पास ऊर्जा कम है, और हम ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे चल रही है तो इसका मतलब है इसके पास ऊर्जा ज्यादा है। तो आपने ऊर्जा को किससे जोड़ा, आयाम से। हमने कहा यार लेकिन आयाम तो किससे भी जुड़ा हुआ है, तीव्रता से। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी आयाम उतना ही ज्यादा होगा। हमने कहा हाँ यार ऐसे तो है। तो हमें यहां से ही पता चला कि घूम फिर के ना ये जो तीव्रता है किससे जुड़ी, ऊर्जा से। तीव्रता ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा। तो जब किसी धातु के पृष्ठ पे आप प्रकाश डालोगे बच्चों ऐसे, और इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होगी, तो उसका मतलब है तरंगों की ऊर्जा ज्यादा होगी, हाँ या ना। तीव्रता ज्यादा तो आयाम ज्यादा, आयाम ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा। तो हमने कहा जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे और अगर ये तरंगे हैं तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अगर बच्चों ये ऊर्जा ज्यादा लेके आएंगे
तो यहाँ पृष्ठ पे बैठे हुए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और जब इनके पास ऊर्जा ज़्यादा होगी तो ये तेजी से बाहर निकलेंगे। लेकिन बच्चों प्रयोगों में देखा गया कि इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर तीव्रता का तो प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन अब भी उतनी ऊर्जा से निकलेंगे जितनी पहले से निकल रहे थे। मतलब अजब ही चीज दिखाई दी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पे फर्क नहीं पड़ रहा, पड़ना चाहिए था। तीव्रता बढ़ने से तरंगों की ऊर्जा बढ़ी, तरंगों की ऊर्जा बढ़ेगी तो तरंग अपनी ऊर्जा किनको देंगे, इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पहला फेलियर यहां हुआ कि यार तरंगों की ऊर्जा तीव्रता बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन यार इन इलेक्ट्रॉनों की नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये ना तरंग नहीं है, ये कुछ और है। चलो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात सुनो। दूसरी बात यह है कि जब ये प्रकाश आके तरंगों के रूप में ऐसे इस पृष्ठ से टकराएगा तो ये अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को बांट देगा। अब वहां कितने इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लाख 10 लाख इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं। तो ये जो ऊर्जा आई, प्रकाश ऐसे डाला हमने धातु के पृष्ठ पे, तो वो प्रकाश सब इलेक्ट्रॉनों में बट जाना चाहिए था। हाँ यार समझ रहे हैं ना कि प्रकाश आया बहुत सारा, धातु के ऊपर गिरा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन में ही बट जाना चाहिए था। तो एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में आने वाली ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी। जब ऊर्जा क्या होगी, आके गिरेगी तो वो सब में बटेगी ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में बहुत कम ऊर्जा आएगी। ये बात आपको यहां से माननी पड़ेगी। और जब एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में बहुत कम ऊर्जा आएगी, और बहुत सारी कैलकुलेशन की साइंटिस्ट ने, तो ये देखा गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने में कुछ घंटे लग सकते हैं, कुछ मिनटे, कुछ घंटे, और कुछ मतलब घंटों से भी ज्यादा समय लग सकता है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में बच्चों ये साफ साफ दिखाई दिया था कि जैसे ही प्रकाश आके गिरता है इलेक्ट्रॉन एकदम से निकलने शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई टाइम लैग नहीं है, कोई समय पश्चता नहीं है कि फोटॉन वो प्रकाश आएगा थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, प्रकाश आया फोटॉन एकदम से निकला भाई। और ये बात समझाई गई फिर फोटॉन से कि फोटॉन आता है, अपनी सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देता है और चला जाता है। ये बात वहां से हम समझ सकते हैं कि फोटॉन अपनी सारी ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को दे रहा, इसलिए वो एकदम से निकल पा रहा। वरना अगर तरंगे माने तो वो तरंग तो आके अपनी प्रकाश की ऊर्जा को सारी जगह फैलाएगी, और वो सारी ऊर्जा किस में बटेगी, इलेक्ट्रॉनों में। इसीलिए बच्चों ये तरंग सिद्धांत यहां फेल हो जाता है जब किसकी व्याख्या करने की बारी आती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। और इसी के बाद कण सिद्धांत माना गया कि भाई प्रकाश कणों से मिलकर बना है, फोटॉनों से मिलकर बना है। और इसके बाद बहुत सारी बहसें चली, तो लोगों ने कहा यार ये प्रकाश जो है ये जादूगर है, कहीं अपना चेहरा कैसे दिखा रहा तरंग के रूप में, कहीं अपना चेहरा प्रकाश के रूप तरंग के रूप में दिखा रहा है, कहीं कण के रूप में दिखा रहा है। मतलब इसके पास दो प्रकृति हैं। और इसी के उलट के फिर डी ब्रोगली साहब ने कहा कि भाई जब तरंग कण बन सकते हैं तो कण भी तरंग बन सकता है। और प्रत्येक पदार्थ, मैं, तुम, ये सब फोन फान हमारे पास, बोर्ड, ये सब किससे बने हैं, कणों से। तो मतलब हम सब क्या हैं, तरंगे। तो वहां से निकल के आया पदार्थ की द्वैत प्रकृति। तो ये बच्चों ये था हमारा लास्ट वीडियो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का। उम्मीद है आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर पूरा होता है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम 1-2 दिन में, नाम है जिसका परमाणु। जल्दी से लास्ट का हिस्सा हम ये करने वाले हैं आपका सिलेबस का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत आसान है। यहाँ से ये मान के चलिए कम समय में आप ज़्यादा नंबर यहाँ से ले सकते हैं। ये ऐसा सेक्शन है हमारा। वो पहली बुक जो है वो थोड़ी लेंदी होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।